हाँ, हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो है कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है। तो भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधित प्रावधानों को भी स्पष्ट कीजिए। अथवा भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक अवधारणा बताइए। मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य की प्रमुख विशेषता क्या है? हमारा जो ये भारत है धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और इसकी क्या विशेषता है जो कि ये धर्मनिरपेक्ष है, जिसके वजह से हम लोग इतने अनेक लोग रहते हैं और फिर भी एक साथ रहते हैं। अनेकता में एकता है, यही हमारे देश का मुख्य बात है, लोकप्रिय बात है। और भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट कीजिए। जो संविधान में हमारे लिए जो धर्मनिरपेक्ष राज्य के प्रति लिखा गया है, बताया गया है, उसको भी स्पष्ट करना है। ठीक है। और या तो यही क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता की आधुनिक अवधारणा बताइए। ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो बार बार रिपीट हुआ है। एक बार 6 में, फिर 9 में, फिर 13 में, फिर 14 में, मतलब कि हर बार ये रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हेडिंग देंगे कि आंसर में सबसे पहले हेडिंग बोल्ड कर करके लिखेंगे कि भारतीय संदर्भ में एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की विशेषताएं। ठीक है। उसके बाद फिर उसको इंग्लिश में लिखेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सेक्युलर स्टेट इन इंडिया कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। उसको फिर हम अंडरलाइन करेंगे बोल्ड राइटिंग में, बोल्ड तरीके से बोल्ड कर करके। उसके बाद फिर हम लिखेंगे कि एक लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्न विशेषताएं होती है। ठीक है। एक लौकिक एवं धर्मनिरपेक्ष राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। अब देखो, धर्मनिरपेक्ष राज्य का मतलब ही आपको समझ में आना चाहिए कि जिसमें सभी धर्म मिल कर करके एक साथ रहते हैं, सभी जाति, सभी संस्कृति, सभी भाषाएं, है ना, सभी रीति रिवाज, सभी लोग। हमारे भारत में कितने सारी भाषाएं हैं, जो है कि रीति रिवाज है, संस्कृति है ना, जात है, धर्म है, ये सब कुछ मिल करके हमारे इसी इंडिया में रहते हैं। इसीलिए हमारे देश का, हमारे भारत का भिन्न भिन्न रंग है, रूप है। ठीक है। और इसमें भी अनेकता है और उसमें भी एकता है। ठीक है। अनेकता में एकता है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि राज्य में एक संविधान होता है जिसमें नागरिकों के मूल अधिकारों तथा सरकार और उसके अंगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाती है। मतलब जो संविधान है, संविधान हर देश का एक संविधान होता है। ठीक है। और उसमें जो कि ये बताया जाता है कि नागरिकों का मूल अधिकार क्या है, और सरकार द्वारा उसके अंगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाती है। और सरकार के द्वारा उसको क्या क्या जो है कि सहायता मिल रही है, और क्या क्या उसको फ्रीडम मिल रहे हैं, वो क्या क्या कर सकता है, इस संविधान में ये सब कुछ दिया रहता है। सबसे पहला तो ये हो गया। क्या हुआ कि राज्य में एक संविधान होता है और जिसमें कि नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन किया जाता है, और सरकार और उसकी अंगों के विषय में विस्तृत जानकारी दी जाती है कि सरकार इसके बारे में क्या क्या मतलब कानून से रिलेटेड, हमारे जो मूल अधिकार हैं उनसे रिलेटेड जो भी बातें बताई गई है संविधान में, वो सारे कुछ उसमें बताए जाते हैं। ठीक है। पहला हो गया। उसके बाद दूसरा है कि धर्म एवं राजनीति अलग अलग होती है। धर्म अलग और राजनीति अलग। ठीक है। जिस भी धर्म का जो भी लोग हैं इंडिया में, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उन सबको जो है ये सारे धर्म एक साइड में होते हैं, और राजनीति अलग होती है। ठीक है। धर्म से रिलेटेड राजनीति कोई नहीं कर सकता है। ठीक है। राजनीति किस पर होती है? एजुकेशन पे होगा, स्वास्थ्य पे होगा,
हाँ, और बहुत सारी ऐसी बहुत सारा चीज़ है, उस पे हो सकता है, जॉब पे होगा, बेरोजगारी पे होगा, है ना, व्यवसाय से रिलेटेड होगा, अपने इंडिया को और ज़्यादा किस तरह से हम लोग विकसित कर सकते हैं, जो जो बच्चे पढ़ाई के लिए क्या क्या सुविधाएं सरकार के द्वारा मिल सकती हैं बच्चों को, ये सारी चीज़ों का के ऊपर जो है कि राजनीति होनी चाहिए, धर्म का नहीं। ठीक है, तो धर्म एवं राजनीति अलग अलग होती है। दूसरा पॉइंट हो गया। फिर तीसरा है कि धार्मिक कर्मकांडों और संस्कारों को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। जो भी धर्म से रिलेटेड कार्यक्रम होते हैं, कर्मकांड होते हैं, और संस्कार से रिलेटेड जो हमारी संस्कृति होती है, रीति रिवाज होते हैं, उन पर जो है कि उसको हमारे संविधान में महत्व नहीं दिया गया है, महत्व दिया गया है नागरिकता को। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद फिर है कि 4 नंबर पॉइंट है कि धार्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। धार्मिक दृष्टिकोण की अपेक्षा तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया जाता है। मतलब कि जो धार्मिक दृष्टिकोण है उसको तार्किक बताया गया है, तर्क से रिलेटेड होता है, हमेशा कुछ ना कुछ वाद विवाद होते रहते हैं, और इसमें मेन चीज को महत्व किसमें दिया गया है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को। वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर हम धर्म के ही लेकर करके लड़ते झगड़ते रहेंगे तो हम अपने देश को आगे किस तरह से बढ़ाएंगे। हम लोग को इस पर ध्यान ना दे करके धर्म से रिलेटेड हमको वैज्ञानिक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, उसको महत्व देना चाहिए। हम अपने रोजगार से रिलेटेड क्या क्या वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का क्या क्या विकास हो रहा है, हम अपने व्यवसाय में किस तरह से उन सब चीज़ों को ला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। नई नई जो है कि कोर्सेस आती है ना, तो उसको हम बच्चों को किस तरह से उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऐसी चीज़ हैं, जैसे स्वास्थ्य के लिए भी वैज्ञानिक के द्वारा बहुत सारी ऐसी मशीनें बनाई जाती है जिसको स्वास्थ्य से रिलेटेड चीज़ों को जो है कि उसमें यूज़ किया जाता है, जिससे कि हेल्थ को बेनिफिट मिलता है, जो मरीज है उसको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, शिक्षा के लिए क्या क्या सरकार के द्वारा चीज़ों को महत्व दिया जा रहा है, क्या क्या चीज़ों का उसमें और ऐड किया जा रहा है जिससे कि बच्चों को और नई चीज़ों को सीखने के लिए मिले। तो इसमें जो है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ज़्यादा अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 5 नंबर पॉइंट है कि राज्य तथा सरकार का कोई धर्म नहीं होता। सरकार के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता तथा राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपता है ना। मतलब कि राज्य या सरकार कोई भी धर्म, इस राज्य या सरकार का कोई भी धर्म नहीं है। मतलब जो भी राज्य हो, ठीक है, राज्य या सरकार जिसकी भी हो, वो उसका कोई धर्म नहीं होता है, वो निरपेक्ष रूप से सोचता है, हर धर्म के लिए वो सोचेगा, कोई एक धर्म से रिलेटेड कोई भी बात नहीं करेगा। राज्य का यही है कि वो किसी भी एक धर्म का नेता या सरकार नहीं है। ठीक है, वो सभी का सरकार है क्योंकि सभी नागरिकों ने मिल करके उसको वोट दिया है। तो इस तरह से वो जो नेता बना है तो किसी एक धर्म के वजह से नहीं बन गया, किसी एक वजह से सरकार नहीं बन जाती है। सभी लोग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोग मिल कर करके किसी भी नेता को वोट देते हैं और सरकार बनती है उसकी। तो इसीलिए जो है कि राज्य या सरकार किसी भी एक धर्म का नहीं होना चाहिए, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि धर्म के आधार पर राज्य नागरिकों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता तथा राज्य लोगों पर किसी धर्म को नहीं थोपता। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, और राज्य जो है कि किसी भी लोगों पर स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी धर्म को अपना सकता है और
कुछ भी कर सकता है। इसीलिए तो हमें आज़ादी के बाद स्वतंत्रता दी गई है कि आप जो चाहे वो अपने धर्म राज्य मतलब धर्म के लिए जो भी चाहे वो कर सकते हैं। ठीक है, इंसान को धर्म मतलब कि संविधान में धर्म से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं बताई गई है। राज्य में धर्म का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर पॉइंट है कि राज्य के समस्त नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होते हैं तथा लिंग, रंग, जाति, प्रजाति व धर्म आदि के आधार पर उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ जो है कि जो धर्म से रिलेटेड तो कोई भेदभाव नहीं ही होना चाहिए, और साथ में लिंग, जाति, प्रजाति और धर्म के भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। मतलब लिंग हो गया ये कि स्त्री या पुरुष जो भी है तो पुरुष को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा या उसके लिए ज़्यादा अच्छे अच्छे जो है कि संविधान में काम या जो है कि असेंबली में उसको पोस्ट दिया जाएगा या सरकारी नौकरी जो है कि पुरुषों को दी जाएगी, महिलाओं को नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें जो भी काम होता है वो अपने टैलेंट के अनुसार होता है। जब अगर लड़की हाँ, तो हम लोगों ने जो है कि 6 नंबर पॉइंट जो था वो पढ़ लिया था। अब है कि हम लोग 7 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं। क्या है कि प्रजातांत्रिक व्यवस्था अपनाई जाती है जिसमें सरकार का चयन वयस्क मताधिकार एवं चुनाव प्रणाली के आधार पर होता है। मतलब कि जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था है हमारे देश में, है ना, प्रजातांत्रिक व्यवस्था यहाँ पर इंडिया में अपनाई जाती है और उसी के आधार पर सरकार का चयन किया जाता है वयस्क मताधिकारों के द्वारा। वयस्क मताधिकार मतलब जो वयस्क है, जिनका एज जो है कि 18 साल से ज़्यादा है, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, बूढ़े हो, जवान हो, जो भी है वयस्क होने चाहिए। ठीक है, उन्हीं के मत के अनुसार जो है कि चुनाव प्रणाली को आधार बनाया गया है और उसी के द्वारा सरकार का चयन किया जाता है और ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था होती है। ठीक है, मतलब सभी लोग वोट दे करके एक सरकार का चुनाव करते हैं। ठीक है, अब जो है कि पॉइंट ये है कि हम ये संविधान के बारे में पूछ रहा था, तो भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी कुछ प्रावधान क्या है कि सम प्रोविजंस रिलेटेड टू सेक्युलरिज्म इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, सन 1976 में भारतीय संविधान में 42वां संशोधन पर इसके अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। मतलब 1976 के बाद जो संविधान 42वां संशोधन किया गया था, 1976 में संविधान में 42वां संशोधन जब किया गया, देखो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, मतलब 1976 में संविधान में 42वां संशोधन किया गया, उसी के अंतर्गत धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ दिया गया। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता संबंधी कुछ प्रावधान निम्नलिखित हैं। अब ये धर्मनिरपेक्षता के अंदर क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं, ये है, सबसे पहला है पहला हो गया अनुच्छेद 2025, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 25 में सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के उपबंधों के अधीन रहते हुए सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म के अबाध रूप के मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान अधिकार है। मतलब जो भी जो है इस 25 अनुच्छेद 25 में बताया गया है कि सार्वजनिक तौर पर जो है कि सार्वजनिक व्यवस्था कर सकते हैं, सदाचार एवं स्वास्थ्य से संबंधित जो स्वास्थ्य के अधीन, उपबंधों के अधीन, स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी चीजें बताई गई है उसके अधीन रह करके सब व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, ठीक है, अंतःकरण कर सकता है, उसकी स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप मानने,
आचरण कर, मतलब कि धर्म से रिलेटेड भी बोला गया है और स्वास्थ्य से रिलेटेड भी बोला गया है कि धर्म को आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं और प्रचार करने का समान अधिकार है। आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 25 में ये बताया गया। और फिर अनुच्छेद 26, इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय अथवा उसके किसी भाग को, ठीक है। अनुच्छेद 26 में क्या किया कि इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय तथा उसके किसी भाव को, पहला भाव क्या है, पहला है धार्मिक एवं पूर्व परियोजनाओं के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का, मतलब धार्मिक एवं पूर्व परिजनों के लिए, जो हमारा धर्म है, हमारे धर्म एवं पूर्व परिजन जो हमारे थे, पहले के परिजन, उनके लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण, उनके लिए जो भी संस्थाएं थी उसकी स्थापना हम कर सकते हैं और उसका पालन पोषण कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के हाँ, तो ये जो है ये कि अपने धार्मिक कार्यों संबंधी विषयों के प्रबंध करने का, मतलब अपने धर्म से रिलेटेड जो भी हम काम करना चाहते हैं, चाहे वो जो है कि धार्मिक जो पूजा पाठ हो या कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर तीसरा है जंगम और स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का तथा हाँ, मतलब कि जंगम और स्थावर संपत्ति जो होती है, मतलब कि जो हमारे पूर्वजों की संपत्ति है, जंगम एवं स्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व को भी हम बनाए रख सकते हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 27 में क्या बोला गया है कि इस अनुच्छेद के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मतलब कि किसी भी धर्म विशेष को और ज्यादा बढ़ाने के लिए उसके लिए जो है कि कर नहीं दिया जाएगा, इसके लिए बाध्यता है, ठीक है। मतलब ये बाध्य नहीं किया, मतलब कि कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा कि तुमको इसके लिए पैसे देने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष की बढ़ोतरी के लिए, कोई भी एक धर्म के बढ़ोतरी के लिए जो है कि कर देने के लिए बढ़ोतरी के लिए कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, कर देने के लिए बाध्य नहीं कर, मतलब कि प्रेशराइज नहीं कर सकते हो कि तुम मुझे कर दो ही किसी एक विशेष धर्म के लिए, ठीक है, हम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए मुझे पैसे दो, इसके लिए कोई भी बाध्य नहीं कर सकता, उसकी मर्जी है वो करे दे ना दे, ठीक है। जैसे कि चंदा देने के लिए जब लोग किसी भी धर्म के लिए कोई कार्यक्रम करवाना चाहते हैं, तो चंदा लेना चाहते हैं, तो उसके लिए उसके ऊपर आप कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं कि आपको देना ही पड़ेगा, आपकी मर्जी, आप दे सकते हो, ठीक है, या नहीं भी दे सकते हो। अनुच्छेद 28 में है कि इस अनुच्छेद के अनुसार सरकार शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षण की मनाही की गई है, मतलब कि अनुच्छेद 28 में धार्मिक शिक्षण के लिए मना किया गया है। किसी भी व्यक्ति को सरकारी या सरकार से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना से भाग लेने के लिए बिना उसकी सम्मति के बाध्य नहीं किया जा सकता, मतलब अगर धार्मिक शिक्षा देना है या उपासना देने में भाग लेना है तो बिना जो है कि सरकार की सम्मति के बाध्य उसको नहीं कर सकते हैं। किसी भी धर्म से रिलेटेड हम जो है कि अनुच्छेद 28 में है कि सरकार शिक्षण संस्थाओं में जो स्कूल कॉलेज है वहाँ पर जो है कि धार्मिक शिक्षा देने के लिए बिल्कुल मना किया गया है। हम धर्म से रिलेटेड शिक्षा नहीं देते हैं, धार्मिक शिक्षा जो है कि घर का काम है देना, घर के लोगों का काम है देना, और स्कूल कॉलेज में शिक्षा हम सिर्फ उसके जो है कि आचरण को ठीक करना, चरित्र को ठीक करना, उसकी पर्सनैलिटी में डेवलप करना, उसको उसके सब्जेक्ट के हिसाब से
जो है कि पढ़ाई देना, नैतिक शिक्षा देना, सदाचार की शिक्षा देना, सामाजिक शिक्षा देना, ये काम है, ना कि धर्म की शिक्षा देना है। ठीक है, तो ये काम है। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर पॉइंट है कि उपरोक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त संविधान में कोई ऐसे उपबंध हैं, कई ऐसे उपबंध हैं जिसमें धर्मनिरपेक्षता की पुष्टि होती है। जैसे संविधान के 14वें अनुच्छेद में समानता के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। इसी प्रकार से अनुच्छेद 15, 19, 15, 29, 30 तथा 325 भी ऐसे प्रावधान प्रस्तुत करता है जो धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है। ये सारे जो अनुच्छेद हैं, इन सब में यही कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के लिए जो है कि सरकार कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। धर्म से रिलेटेड किसी भी चीज़ की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। जो हमारा जो राज्य है, सरकार है, वो किसी भी एक पार्टिकुलर धर्म के लिए कार्य नहीं कर सकता है। वो सबके लिए कार्य करेगा। और जो चुनाव होते हैं उसमें भी धर्म से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही जाएगी। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो सारे बात अनुच्छेद में, संविधान में कही गई है। 25, 26, 27, 28, 14, 15, 29, 30 और 325 में भी, और भी बहुत सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें कि ये साफ साफ कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में ही, मतलब हमारा देश जो है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और उसका पालन हमको करना है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को आई होप ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इजी है बस, हाँ ये, लेकिन आपको अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 और 14, 15, 29, 30, 325 ये सारे अनुच्छेद में कौन सी बात क्या कही गई है, जिसके बारे में आपको पढ़ना होगा, याद करना होगा और ध्यान में भी रखना होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी तरह की अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे ज़ेनजी क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, ताकि जो भी न्यू वीडियो आए आपको उसका जो है कि नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख करके अपने स्टडी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो और जो भी क्यूरीज आपको प्रैक्टिकल से रिलेटेड चाहिए, जिस भी सेमेस्टर की चाहिए, जिस भी ईयर की चाहिए, वो मेरे प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। आप वहाँ पर भी जा कर के मेरे प्लेलिस्ट पे उन सभी प्रैक्टिकल की फाइल्स की वीडियो देख करके आप अपने प्रैक्टिकल की फाइल बना सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और लॉन्ग शॉर्ट और MCQs भी पड़ी हुई है, आप जाकर के उनको भी देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा पढ़ने में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। ये मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, और जो भी नए वीडियो देखने वाले हैं वो भी। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।